यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हमें हमारे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साजिद तारर साहब। रिपब्लिकन एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान और इंडिया पर भी उनकी जो एक्सपर्टीज है वो सभी जानते हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ थैंक यू लाने। सो मच आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, स्टार्ट तो हम इससे करेंगे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन क्योंकि एक दिन ऐसा है जो कि पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन कहा जाता है, एपीएस का वाकया। मुझे तो ऐसा लगता है कि एपीएस का सरसानिया जो है वो फॉल ऑफ ढाका से भी बड़ा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है जिस तरीके से वहां पे हुआ। तो साजिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार है। वो याह्या खान था, वो मुशर्रफ मुजीबुर रहमान था, वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, या वो इंडिया था। इन सब का नाम लिया जाता है कि जी इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। तो अभी तक फैसला ही नहीं हो सका। और दूसरी तरफ क्या ये फैसला हो गया है कि एपीएस में जो बच्चों का कत्लेआम हुआ उसका कौन जिम्मेदार था? देखें आलिया, मैं इस वक्त अफसोस से कहना चाहूंगा, खैर वो पाकिस्तान तोड़ने वाले हालात तो मेरे ख्याल पाकिस्तान फिर जुड़ रहा है जिस तरीके से डॉक्टर यूनुस साहब को देखे तो वो, लेकिन दोनों वाकयात से हमने कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। आपने उस वक्त सबसे बड़ी तो हमारे बच्चों को आज नहीं पता, मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरीके से एजुकेट किया जाए। इन्हें पता होना चाहिए कि आपने 1960 से ही उनको बांग्लादेश को अलग करने की शुरुआत कर दी थी। आपको सख्त नफरतें थी बंगालियों के साथ, आप समझते थे कि दे आर बर्डन ऑन पाकिस्तान। और अयूब खां पीरियड से ही, बल्कि इन्होंने अयूब खां साहब ने कई लोगों की ड्यूटियां लगा दी थी, यार को प्लान इस तरह का बनाओ ये बंगालियों से जान छूट गया। इसको ये फाइनेंशियल बर्डन समझते थे और इनको लो क्लास ह्यूमन समझा जाता था। वो ऐसे ही बात नहीं। और फिर आखिरी एक दिन के अंदर चीजें नहीं हो जाती, एक दिन के अंदर मुक्ति वाणी नहीं बन जाती, उसके पीछे स्टोरियों पे स्टोरियां होती हैं। बड़ा अरसा लगता है उस हंडिया को पकने के लिए। वो तो आखिरी आखिरी उबाला आता है ना जो जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिया। और वो उबाला आपने क्या दिया कि उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनकी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। फातिमा जिन्ना की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और आपने फिर जिस तरीके से उनको बजाय उनको मैंडेट दिया जाता, आपने पकड़ के जेल में डाल दिया उसको। लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं उसके बाद। देखिए आज हम कहां खड़े हैं, कंपैरिजन कर लें। आप एक इंच नहीं उससे आगे बढ़े 1971 से, बल्कि आप पीछे चले गए। इस वक्त आप देख लें अली अमीन गंडापुर मुसलसल पंजाब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुसलसल। बल्कि आज जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों और क्लाशन कोफों के साथ मिलने के लिए गए, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ इसी वजह से जो परसों उन्होंने स्पीच दी थी कि हम अब असले से लेस होकर आएंगे। हम कहते हैं महमूद गजनवी की तरह आते हैं लेकिन हमारे पास असला नहीं होता। तो इस दफा असला लेके, हालांकि असला उनके पास पहले भी था, असले के बगैर तो वो चलते ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं सीखा। बलोचिस्तान, यहां तो एक सूबा सूबा केपी के आपके ऊपर पंजाब पे अटैक करता है, बलोचिस्तान में पंजाबियों के जो है उनकी आईडी देख देख के उनको निकाल के बसों से गोलियां मारी जा रही है। क्या सीखा आप? कुछ भी नहीं सीखा आपने। एपीएस के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो बहुत दर्दनाक एक स्टोरी ऐसी है। और ताहिरा काजी एक प्रिंसिपल है, मेरे ख्याल में बहुत ब्रेव औरत थी। उनको उनके बच्चों के सामने, प्रिंसिपल थी, उनके बच्चों के सामने मारा गया। उनको 6 लोग आए, उसमें से 6 लोगों ने आके तो उनमें से उनको हास्टेज बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ट्राई की कि हर बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन क्या सीखा आपने, मैं बताना चाहूंगा। उस वक्त मेरे मुर्शद पाक धरना देकर बैठे थे जब एपीएस का वाकया हुआ। इस एपीएस के वाकये की जिम्मेदारी टीटीपी ने एक्सेप्ट कर ली थी। उन्होंने कहा हमने मारे। फिर उसका हल ये निकाला कि मुर्शद पाक ने कहा कि हम उन्हीं एक तो पहले 100 तालिबान को जेलों से निकाल के तो खैर सगाली के लिए उनको छोड़ दिया गया। एक उनका जो मेन मुजरम था उसको भी छोड़ दिया गया, वो इस्तांबुल चला गया बाद में। उसके बाद एक तो इन्होंने 100 बंदों को जेलों से छोड़ा, तो मुर्शद पाक कहते थे 5000 फैमिलियां जो कि टोटल 35,000 लोग बनते थे उनको वापस लाके सेटल किया जाएगा। और वो सेटल हो चुके हैं। इस वक्त केपीके के अंदर उनके दफातर मौजूद है। वो अपने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के ऊपर अपने टीटीपी के झंडे लगा के सरेआम घूम रहे हैं। फिर अब मेरे मुर्शद पाक के दौर का उनका राइट हैंड जो शेख रशीद था, उनकी स्पीच ऑन रिकॉर्ड मौजूद है।
उन्होंने कहा था कि पिंडी इस्लामाबाद में के आसपास हमारे 5,000 तालिबान की फैमिलियां रहती हैं, टीटीपी की। फिर मुर्शद पाक ने कहा कि इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, हमारे हीरो हैं, उसामा बिन लादेन शहीद हैं। फिर उसके बाद डेविड लू आया, डेविड लू के बाद आज रिचर्ड ग्रेनेल आ गया है। मेरा मकसद है कौम को बेवकूफ बना रखा है। हाँ, मैं ये जरूर मैं मानूंगा, मैं पहले नहीं मानता था इन चीजों को, कि पिंकी पीरनी के पास जिन्नात भी मौजूद हैं, कि किस तरीके से कैपिटल में घुसी है वो, और बिल्कुल एक जिन की तरह उसको जिन उठा के ले गए वहां से वापस, मान से उसको वापस। इस तरह तो नहीं जाना चाहिए था ना। उसके सपोर्टर मार रहे थे उनकी गाड़ियों को पत्थर और डंडों से मार रहे थे, लेकिन वो निकल गई वहां से। जिन उसके पास भी मौजूद है। और जो इमरान खान है वो मैकियावेली का बाप है, इसमें कोई शक नहीं। जेल के अंदर से 127 आर्टिकल, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के एक आर्टिकल नहीं लिखवाया उसने आज तक किसी फॉरेन जरीदे में, ना वो सलाहियत रखता है इस चीज की। इन्होंने 46 कांग्रेसमैनों से यहां उनको घुटनों के बल कर दिया। यहां पे वो भड़क रहे हैं इमरान खान के लिए कि जी किधर गया इमरान खान। 46 कांग्रेसमैन, 46 कांग्रेसमैन, हालांकि वो है बेकार, क्योंकि 44 डेमोक्रेट है, 2 रिपब्लिकन है उनमें, और रिपब्लिकन डेमोक्रेट एक टांग उनकी बाहर है, एक अंदर है। लेकिन 46 कांग्रेसमैन बहुत बड़े नंबर है। शहबाज शरीफ को 46 कांग्रेसमैन अगर यहां आ जाए तो मिलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन वो एक देखें, मैकियावेली जेल के अंदर बैठा है। ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, लार्जर देन पाकिस्तान। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए उसको लाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दें, यहाँ पे उसको ऑनररी सिटीजनशिप दे, उसको कहें इमरान यार खान साहब पूरी को। दुनिया, पूरी दुनिया चला यार, तू पूरी दुनिया चला। पाकिस्तान को क्या चलाना है, उसको तो चलने के काबिल ही नहीं ना छोड़ा किसी ने। वो तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, मैं हैरान हुआ। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे जेल से। 70 आज हनीफ अब्बासी साहब एक शो में आए हुए थे, मैं हनीफ अब्बासी साहब बड़े मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया। उन्होंने कहा जी मैं अडयाला जेल को पर्सनली जानता हूं, मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा है। उन्होंने कहा जी इसका रीडिंग रूम, इसकी लाइब्रेरी अलग बनी हुई है जेल के अंदर, इस बंदे के लिए डेडिकेटेड। इस बंदे का बेडरूम अलग है, इस बंदे का जिम अलग है। वहां पे इसको ना सिर्फ इसको कोकोनट वाटर दिया जाता है पीने के लिए, इसको कोकोनट ऑयल की मसाज 2 बंदे डेली बेस पे करते हैं। किताबें इनकी मर्जी की दी जाती है, टीवी लगा है, अखबारें मिल रही हैं। एक दिन में 70 बंदा आके मिल रहा है एक दिन के अंदर। इसको अब सर वो तो कहते हैं कि उनसे मिलने ही नहीं दे रहा किसी को। आगे भी तो सुने। और ये बंदा खुद क्या था, मैं भी बताना चाहता हूं। ये खुद बंदा इतना फारग था जब प्राइम मिनिस्टर था, ये उनके ऊपर कैमरे लगवा के देखता था कि तो किसी, इसको पता चला राना सनाउल्लाह के पास 2 तकिए हैं, इसने कहा इससे एक तकिया वापस ले लो। सीरियसली। आज जो हनीफ अब्बासी साहब ने बताया वो जरा बात सुने आप हैरान। वो कहते हैं मैं कोट लखपत जेल में था, तो एक दिन मैं सोया पड़ा था, तो मुझे जगाया गया, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा सर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते कैदियों वाला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुक्म आया है कि आपको कैदियों वाले कपड़े पहनाए जाए। कहते जी मुझे कैदियों वाले कपड़े पहना के हथकड़ी लगाई गई और तस्वीर खींची गई, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और मैं इस चीज का आनी शायद हूं कि खुद इन मुर्शद पाक ने वॉशिंगटन डीसी खड़े होकर कहा था कि मैं वापस जाकर इसका टीवी और एक कंडीशन ले लूंगा। एसी उतरवाऊंगा। लेकिन आज पाकिस्तान घुटनों के बल है उस बंदे के सामने, और मैं गारंटी कर देता हूं आज उसको छोड़ के प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए, पाकिस्तान तबाह ही करेगा, उसको चलाने की सलाहियत नहीं, उसको कोई सलाहियत नहीं। तो साजिद साहब ये जो ग्रेनियल जो नए आए हैं, क्या ये करेंगे इसके ऊपर? नहीं, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये करवाएंगे, ये अब शुरू हो गया ना। एक इनका सबसे बड़ा जो इनका मुजाहिद है, इनका सबसे बड़ा, वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, तो मुजाहिद ही होंगे ना जो जिहाद कर रहे हैं। वो यहां बैठा है, यहाँ पे शिकागो एरिया में बैठा है। उसने सबसे पहले तो सारे पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को रिक्वेस्ट की है कि रिचर्ड गैनियल को मुबारकबाद की ट्वीटें भेजो। उसके बाद इन्होंने बाद में कहा, ये भी उसको ट्वीटिंग कर रहे हैं, कहते हैं जी अब तो दिन करीब आ चुके हैं, अब तो रिचर्ड ग्रेनियल ये सलाहियत रखता है उसको छुड़वाने की। हालांकि उसका पोर्टफोलियो ही नहीं है पाकिस्तान का, उसका पोर्टफोलियो नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला है। चले, लेकिन अगर देखें ना, छुट भी गया तो क्या कर लेगा, तबाही करेगा ना। उसके पास कौन सा फार्मूला है, कौन सा जिन है उसके पास जिससे आते ही बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चढ़ जाएंगे? कौन सा उसके पास फार्मूला है कि $10 बिलियन IMF आपको देके भूल जाएगा? कौन सा फार्मूला है इसके पास?
है फार्मूला, चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि मेरी तो अब ये ख्वाहिश है कि मैं बल्कि सोच रहा था, कल परसों से सोच रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपका रंग गोरा होना चाहिए, बोटॉक्स लगे होने चाहिए और जाली बाल लगे होने चाहिए। मैं तो खुद सोच रहा हूं लगवा लूं, बाल नहीं लगवा सर, लूं। आप ना लगवाएं। साजिद साहब, आपकी पर्सनालिटी इस तरह, आप अब आखिर पॉपुलर हो चुके हैं, आप वो कोई पहचानेगा नहीं। नहीं, मैं वजीर आजम नहीं बन पा रहा ना। मेरी मेरी भी ख्वाहिश करती, मेरा पहले दिल करता था कि मैं बड़ा होकर आर्मी जनरल बन जाऊं, वो तो बन नहीं पाया। अब मेरा दिल करता है प्राइम मिनिस्टर बन, मुझे कोई 10 बच्चों की मां मिल जाए, मुझे चाहे कोई अर्ज नहीं होता, मुझे प्रेसिडेंट बना दे अमेरिका का। मेरा दिल करता है गाड़ियों में हेलीकॉप्टरों में घूमूं फिरूं। ये देखें, हेलीकॉप्टर में घूमते थे मुर्शिद पाक। कौम के आधा आधा आधी आधी दुनिया की तो खवातीन की क्रश है 72 साल की एज में। मेरा भी दिल करता है कि लोग लाइनों में खड़े हुए देखें कि इसके बाल कितने हैंडसम, हाउ हैंडसम ही इज। 100 बैठ के 100 पुशअप लगाते हैं डेली बेस पे 72 साल की एज में। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो 72 साल के बंदे होते हैं उनको दो दो लोग पकड़ के चारपाइयों पे बिठाते हैं। यहां खान साहब अभी भी कहते हैं, ओए बुशरा नु छेड़िया तो मैं तेरियां लत्तां वंड दिया। चलो देखें कितनी मोहब्बत है, ये तो आप मानना लेकिन पड़ेगा। अच्छी बात है ये ना चीज अपनी नहीं, वाइफ देखिए के साथ। मैं हमेशा फैंटेसाइज करता हूं, जो कामयाब लोग हैं वो जो करते हैं उनको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी एक तस्बीह हाथ में रखूं, जाली बाल लगवा लूं, रंग गोरा करने की को लगवाऊं चीज, और बोटॉक्स लगवा लूं, और 2 मालशिए ढूंढूं कहीं से, कोकोनट वाटर की मालिश कर दें और इश्तिहार देने शुरू कर दूं, 10 बच्चों की मां चाहिए कहीं से। ये तो पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना है सर आदमी। आपने घर भी जाना है, ना करें ऐसी बातें। हाँ, ये है बात। लेकिन हाँ, मुझे बच्चों से अपने से बहुत प्यार है। मैं हर स्टेट, हर कंट्री के अंदर 2-2 बच्चे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन चले कोशिश करते हैं कि चले वजीर आजम ना बन सका, वजीर ही बन जाए किसी अच्छे डिपार्टमेंट। लेकिन आज एक जो अगली बात जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, बिलखसूस जी 16 बांग्लादेश के हवाले से, जी कि तस्वीर थी आर्मी चीफ के, भारत के आर्मी चीफ के कमरे के अंदर तस्वीर थी 1971 की, जिसमें जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी की तस्वीर थी, AK न्याजी साहब की जगजीत अरोड़ा साहब के साथ, जनरल जगजीत अरोड़ा के साथ। उसको उतार दिया गया है, वहां पे एक और तस्वीर लगा दी है, किसी रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल ने बनाई है, जिसमें नीचे जंग लड़ रहे हैं लोग और ऊपर मुझे तो चरकिया ही लग रहे हैं, ऊपर किसी मंदिर का पुजारी है जो इशारा कर रहा है उनके ऊपर। तो सिंबलाइज किया गया है कि जो आर्मी है वो ओरिजिनली धर्म की, मजहब की प्रोटेक्टर होती है। तो उस पे भी एक तूफान भारत के अंदर, रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको, कि आपने हमारा हमें हमें आपने हमारी कुर्बानियों को डिसऑनर किया है। और दूसरा, ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी साहब शायद इंदिरा गांधी का कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस 16 जनवरी के हवाले से, 16 दिसंबर के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें आज ना सिर्फ ये हालात खराब है, बल्कि आज छुट्टी की गई, स्कूलों को बंद किया गया। इस्लामाबाद के अंदर कहते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि हो सकता है APS जैसा कोई और हमला भी किया जाए इस्लामाबाद। ओह। तो एक तरफ हालात ये हैं, दूसरी तरफ ये बार बार कहते हैं जी आए यहाँ पे पैसे लगाएं। कैसे पैसे लगाएं जबकि आपके एक चीफ मिनिस्टर साहब डेली बेस पे कहते हैं कि आज हमला या कल हमला, आज हमला या कल। तीसरा, जो सबसे बड़े इकोनॉमी के हालात खराब हैं, ये तो खैर IMF वालों को चाहिए इस चीज पे, इस खबर पे तवज्जो दें। पंजाब असेंबली ने सीधा ही हर MPA की तनख्वाह 76,000 रुपए से सीधी 4 लाख कर दी। हर वजीर की तरह 1 लाख से 9,60,000 कर दी। और हालांकि इन्हें पता होना चाहिए करने वालों को कि आपके MPs और वजीरों को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। आपके फैशन है पाकिस्तान के अंदर, जो भी वजीर आजम बनता है वो कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। वो दर हकीकत कौम को टीज करता है, कहता है मुझे तो खाबे चाहिए, तनख्वाह से क्या बनता है। आपका हर MPA MN 15-15 करोड़ की तो गाड़ी में आता है, 7-10-10 कलाशन कोफों वाले होते हैं उसके। एग्जैक्टली। और 10 लोगों को 3 टाइम का खाना दें तो आपको वो बनता है, वो 4 लाख, क्या उसको 10 लाख दें, उससे भी गुजारा तो नहीं उसका। उसको तो उसकी तो कमाई कहीं और से है। सर वो तो इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों चाहिए।
करोड़ों चाहिए, बल्कि हर ठेका जो दिया जाता है, जो आप ये तरक्याती काम देते हैं, उसमें परसेंटेज होती है। ये लीगली है, ये लीग ऑलमोस्ट लीगल हो चुका है। उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरी तो फैमिली के कई एमपीए हैं, कई फैमिली में मेरे कई एमएनए हैं। जब आपको तरक्याती कामों के लिए कहते हैं ना जी, फलां हल्के को तरक्याती काम, हर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें से एमपीए का हिस्सा होता है, हर एमएनए का हिस्सा होता है। जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एसडीओ के हिस्से होते थे, हाईवेज वालों के अलग हिस्से होते थे, वो सारी चीजें उसमें से निकलती हैं, फिर एंड के ऊपर वो अपना मार्कअप उसके ऊपर रखता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तभी कहा जाता है कि अब एक सड़क की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, जब नई सड़क की, जब तक वो आखिर तक पहुंचता है कॉन्ट्रैक्टर, पीछे से फिर टेंडर शुरू हो जाते हैं वो बनने के लिए, वो टूट चुकी होती है, वो खत्म हो, क्योंकि उसमें देखे ना, इतने लोगों ने जब उसमें से पैसे निकालने, तो बचना क्या है? कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो कुछ भी नहीं बचना, तो फिर उसने क्या करना है? उसने जान छुड़ानी है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक और रिवाज है, मेजॉरिटी सड़कें तो सिर्फ फाइलों में बनती हैं, फिजिकली तो बनती ही नहीं है। बलूचिस्तान में तो खुला बिल्कुल, इस सबको पता है, एक एक सड़क 10-10 दफा बन चुकी फाइलों के अंदर, लेकिन फिजिकल एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसके बाद एक जो सबसे बड़ी जो बात आज मैं करना चाह रहा था, आज मुझे इत्तेफाक हुआ, पूरी दुनिया के बारे में देखने को इत्तेफाक हुआ, तो सबसे पहली जो खबर मेरे सामने से आई है वो कि जर्मनी के अंदर ओलाफ शुल्स के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। इससे पहले आपने मकरान का देखा होगा, फ्रांस के अंदर हालात खराब। उससे पहले देखें तो हमारे जो है ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, उनके हालात खराब है। उससे आगे चलें तो फिर देखिए, इस वक्त दुनिया कहा जा रहा है कि बड़े खतरनाक साइड पे जा रही है। हमारी मुस्लिम वर्ल्ड के तो पहले हालात खराब हैं। ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है वो बिल्कुल तैयारियां पकड़ रहा है। इसराइल इज ऑन द, कल उन्होंने सबसे बड़ा बम मारा है, उन्होंने सीरिया के ऊपर, कहते हैं जो जितना सबसे बड़ा, उसने 2012 के बाद इतना बड़ा बम मारा गया है सीरिया के ऊपर, जिसने जमीन को हिला के रख दिया। 3 पॉइंट कुछ उसका अर्थ वेव आई, शाक आया है, इतना बड़ा बम मारा है उन्होंने। और जो डमास्कस के अंदर घरों के और दफ्तरों के शीशे, खिड़कियां टूट गई, इतना बम। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। ग्रेटर इसराइल के उनके प्लान के मुताबिक गाजा जो है उसको परमानेंट अपने पास रखेंगे इसराइल। आपको पता है, कई यहूदी लीडर जो है वो कह चुके हैं कि ये वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्लाजे और शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मारा जा चुका है, जो बचे हैं उनको लेबनान के अंदर सेटल करेंगे और इसी सीरिया में इस जगह पे लाके गुलान हाइट्स के आसपास सेटल करेंगे। और फिर उसके बाद वो इब्राहिम अकॉर्ड को एक्सपेंड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने 4 साल के अंदर। और उसमें खबरें बल्कि पहले भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और कई और ममालिक जो है वो लाइन में लगे हुए हैं कि टू रिकॉग्नाइज इसराइल। ग्रेटर इसराइल बनेगा और दुनिया के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि 9 मिलियन के पॉपुलेशन का एक कंट्री जो है वो किस तरीके से 8.2 बिलियन जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनकी मर्जी के बगैर। किसी कंट्री, इस वक्त अमेरिका के अंदर भी किसी की जुर्रत नहीं कि इसराइल के खिलाफ बात कर ले। ये मिसाल बनेगी। मेरे जैसा बंदा कई दफा पूछते हैं, मैं कहता हूं हर कंट्री के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरह एक छोटा सा कंट्री है और आईटी का हर स्टार्टअप वहां से शुरू होता है। मेडिसिन की सारी किताबें 18वीं सदी से लेकर आज तक सारी जूइश राइटर्स की हैं, साइंटिस्ट की। 8.2 बिलियन लोग सो रहे हैं दूध पी के या पता नहीं चरस पी के सो रहे हैं। 9 मिलियन लोग हैं जो सारे पूरी दुनिया को चला रहे हैं अपनी मर्जी पे, अपने टर्म्स पर। ये नहीं कि किसी के टर्म्स पर, अपने टर्म्स पर। यूनाइटेड नेशंस जिसने उनको बनाया था, एक रेजोल्यूशन के तहत, यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन के तहत इसराइल बना था। आज वो यूनाइटेड नेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो कहते हैं इट्स अ यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खैर उनको फुल थ्रॉटल पे जाएंगे। बाबा जी बाइडन थे तो वो उनकी बात नहीं सुनते थे। बर्नी सैंडर थे, चीखता रहे पैसा हमारा, बम हमारे, वो हमसे बात भी नहीं करते, पूछते नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शेयर नहीं करते। लेकिन ताकत का नशा हो तो इतना हो। अब तो उनके पास, ये कहते हैं ना, लाइसेंस टू किल है इस वक्त उनके पास। डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं, अब उनको ग्रेटर इसराइल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, पीरियड। अब उनके रास्ते में जो आएगा उसको
वो जिस तरह का बम उन्होंने कल मारा है सीरिया के ऊपर, उस तरह के बम मारेंगे। इस पे मैं जो पहले आपको अर्ज कर रहा था कि दुनिया के अंदर नक्शा कि जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये यूरोप खत्म, बिल्कुल खत्म। आप समझ लें कि यूरोप के हालात बिल्कुल फुकरे हैं। पहले भी इकानमी उनकी खराब थी। बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इराक देख लें, लीबिया देख लें, यमन देख लें, म्यांमार देख लें। आज ये सारा क्या है? ये सारा खत्म हो चुका है। सर, म्यांमार की आपने बात की, तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके ऊपर उनका जो कंट्रोल है अब हो रहा है। और तो कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट है, ये इंडिया ये के सपोर्ट में है, उसके हक में जाएगी या क्या होगा? नहीं, इंडिया के हक में नहीं जाएगी। इस पे दो चीजें हैं। म्यांमार के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और आज मैंने ये फिगर आउट किया है, कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर खबर आई है कि चाइना भी जिस तरीके से ब्लैक वाटर बनाई गई थी अमेरिका ने प्राइवेट, और दूसरी जो रशिया ने बनाई थी अपनी फोर्स प्राइवेट, उन्होंने आर्मी बनाई थी, चाइना भी अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने लगा। और सबसे पहला तजर्बा वो म्यांमार के अंदर करेंगे, वो दूसरा तजर्बा फिर पाकिस्तान में होगा। अच्छा। हाँ जी, वहां प्राइवेट आर्मी आएगी। उन्होंने बेजार हैं क्योंकि प्रोजेक्ट पैसे लगाते हैं, प्रोजेक्ट उनके होते हैं, और जो लोकल होते हैं हुंटाज या लोकल जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। आज मैं एक जर्नलिस्ट जो अभी रिसेंटली चाइना से आए हैं, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस एक अटेंड करके वो वापस आके बता रहे थे, वो कहते हैं चाइनीज बहुत अपसेट है। वो कहते हैं हम हमारा प्रोजेक्ट्स अफ्रीका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन किसी कंट्री के अंदर हमारे सिटीजन, हमारे वर्कर्स को चुन चुन के मारा नहीं जाता, सिवाय पाकिस्तान के। आप देख लें, बिल्कुल बैठे। तो उनके पास कौन सा चॉइस है? आपने वादा किया था हम एक आर्मी का ब्रिगेड बनाएंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए, बनाया आपने, लेकिन आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब आपके पास सिर्फ यही चॉइस है कि भाई आप ये सी पैक की सड़कें उखाड़ें और वापस ले जाएं। वो किस तरह उखाड़ेंगे? आपने तो ट्रैप कर लिया उनको, आपने तो उसके पिज्जे खरीद लिए, जो पैसे थे वो सारे जो आपके सी पैक के थे। आप तो उस पे आपने तो पापा जान पिज्जे खरीदे और पता नहीं क्या क्या खरीद लिया आपने उनके पैसों से। आपने ट्रैप किया उनको। अच्छा, अब वो अपनी प्राइवेट आर्मी को, मर्सनरीज को लेकर आएंगे पाकिस्तान में, म्यांमार में, तो फिर भारत के लिए लड्डू थोड़ी लेकर आएंगे। वो तो वो आगे आएंगे, वो अपनी मर्जी करेंगे। तो दर हकीकत मैंने कहा था कि साजिद साहब, जब उनकी चाइना की ये प्राइवेट आर्मी वहां पे जा रही है, तो वहां की असली आर्मी का क्या बनेगा? असली आर्मी इस काबल होती तो म्यांमार में प्रोटेक्ट कर लेती ना प्रोजेक्ट्स को। देखे ना, असली आर्मी अगर काम कर रही होती। नहीं नहीं सर, मैं पाकिस्तान की बात कर रही तो हूँ। पाकिस्तान की आर्मी भी देखे ना, या तो प्रोटेक्ट कर। देखे केपीके के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, टीटीपी फिर रही है झंडे लगाकर अपने, या तो उनको रोक ले। अपनी आर्मी से तो अडयाला जेल मैनेज नहीं हो पा रही है, आप कह रही हैं कि वो ये करें वो करें। वो तो नहीं, वो नहीं करेंगे। आपके वो आएंगे तो अपनी आर्मी लेकर आएंगे साथ। अब प्राइवेट आर्मी वो बना रहे हैं उन्होंने, बिल्कुल जिस तरह वैगनर ग्रुप था रशिया का, जिस तरह का ब्लैक वाटर अमेरिका का, वो भी अपने बनाएंगे। वो ब्लैक वाटर आपको पता ही है, अफगानिस्तान के अंदर सारी गेम उनकी थी। बल्कि ब्लैक वाटर के जरिए उन्होंने तो अमेरिकन कौम को बेवकूफ बनाया। वो किस तरीके से कि आर्मी का जो भी बंदा मरता है, इन्हें रिपोर्ट करना पड़ता, बताना पड़ता था कि इतने लोग हमने अफगानिस्तान में मारे जा चुके हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट, इनको कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर, ब्लैक वाटर वालों को जितने मर्जी मर जाए बताने की जरूरत ही नहीं कौम को। ये तो एक मैनिपुलेट करना। और जब फिर अपनी आर्मी से ही भर्ती करते हैं, अपने सोल्जर को देंगे 25,000 20,000, उसी को कहेंगे तुम इसको छोड़ के ब्लैक वाटर में आओ, हम तुम्हें 70,000 देंगे। तो इसी तरीके से वो भी करेंगे, वो लेंगे आर्मी से सारे अपने लोगों को, चाइनीज। ठीक। राइट लेकिन उनको राइट। लेकर जाएंगे वो, जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी को क्या, हमारी आर्मी को क्या एतराज है कि जी वो हम आपकी आर्मी को नहीं आने देंगे। वो कहेंगे आर्मी है ही नहीं, ये तो हमारे वर्करों की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है। यूनिफॉर्म को और चेंज कर देंगे, नाम उसका को और रख देंगे, जिस तरह वैगनर ग्रुप ने रखा हुआ था। लेकिन वो कर रहे हैं। मैंने देखा म्यांमार के हवाले से, जब मैं पढ़ रहा था, उसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है म्यांमार के अंदर, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे चाइना वाले। लेकिन उसमें लूजर कौन होगा? भारत होगा। उनके नेक पे आगे ब्रीथ करेंगे। देखिए, मैं बता रहा था, देखें इसमें सर, बड़ी आपने ये अंदर की खबरें और बड़ी अहम खबरें हैं, जो जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपने बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस पेश की। मैं खास करा लिया। ये मैं हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ये था कि दोनों साइडों पे जो नेबर थे, मैक्सिको और कनाडा, साउथ और नॉर्थ पे, दोनों कमजोर थे। तो भारत ने, अमेरिका ने खुल के तरक्की की।
इन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन लाया कि हम किसी को अपने बैकयार्ड में घुसने नहीं देंगे, हालांकि अब तो वो घुस इनसे छीना जा चुका है। बाबा जी बाइडेन ने प्लेट में रख के दे दिया चाइना को। उन्होंने $1.3 बिलियन की डीप वाटर सी पोर्ट बना दी पेरू के अंदर, और पेंटागन के जनरल चीखते रहे कि ये यहाँ पे स्पाई करेंगे, लेकिन बाबा जी बाइडेन बेसमेंट में थे, कंट्री चला रहे थे। बराक हुसैन ओबामा साहब वो कहते हैं कि दम मारो दम, हमें किसी का कोई नहीं है गम। उनका तो पॉलिसी यही है। वो तो मरवाना लीगलाइज करना चाहते हैं, और वो ट्रांसजेंडर में इंटरेस्ट ले रहे हैं ओबामा साहब। उनकी और पॉलिसी कोई नहीं। उनके जाए भाड़ में अमेरिका, क्योंकि उनके कौन से फुफड़ ने बनाया था अमेरिका? इन्होंने बनाया, उनसे पूछे ना। लेकिन ये कि उसमें अब यहाँ पे तो आ चुका है चाइना। देखिए अब क्या आपने देखा होगा, लिया मुसलसल आप देखती होंगी, मैं 3-4 चीजें देख रहा हूं अमेरिका के अंदर जिसमें सवाए शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं। चाइना क्यूबा में आ गया, जहां से वो डायरेक्ट बैठ के नॉर्थ कैरोलिना और साउथ के अंदर जितनी इनकी सेंट काम की और अपनी इनकी छावनियां वहां से देखते क्या करते हैं। इनको पता था, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनके एजेंडे पे नहीं है, रेडार पे ही नहीं है। उसके बाद दूसरा वाक्य ये हुआ कि यहां पे मुझे अभी याद है कि ऊपर ऊपर बलून आ गए थे, और इतने डम है नीचे कि इन्हें पता ही नहीं कि ऊपर बलून चाइनीज बलून है। यहां मुझे याद है जॉर्जिया या नॉर्थ कैरोलिना में किसी सिटीजन ने कहा था ये बलून हमारे छत के ऊपर फिर रहे हैं, कौन? बाबा सर जी ये बाइडेन ने जी। इन्होंने मारा था, फिर इसको इन्होंने प्रोसेस किया, कौम को ये बताया चाइनीज ऊपर वेदर चेक कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये गूगल करके देखे जरा। चाइनीज ने कहा ये जी अब ये ऊपर वेदर, दे आर चेकिंग द वेदर। अब आज की बात सुन ले, यहां पे ड्रोन उड़ रहे हैं इस वक्त, लाइटें जला के सारी सारा, तो पूरी एसयूवी एक पूरी 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 गाड़ी के साइज के होते हैं। कांग्रेसमैन कई चीखे हैं कि लैंगले के ऊपर सीआईए के हेडक्वार्टर के ऊपर ड्रोन फेर रहे हैं। इनसे लोगों ने कहा उसको मारते क्यों? कहते हैं वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू शूट देम डाउन। सर वो कह रहे, लोग कह रहे हैं यूएफओ है या ड्रोन्स है। नहीं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, कोई इतने करीब से आपको देख रहा है ऊपर से। और बहुत ज्यादा सर, और कई स्टेट्स में। वो उधर जहां मारा लागो, जहां पे आपका कमिंग प्रेसिडेंट आ रहा है, वो वहां उसके ऊपर उड़ रहे हैं, उसके ऊपर। इतने ये लाचार हैं नीचे, इनके हालात इतने खराब हैं। कहते वो डोंट हैव एनी अथॉरिटी। नो, व्हाई शुड वी? There may be a birds, maybe or somebody sitting in there. Why should we? You know? सर वो जॉन कर्बी ने कहा कि ये मैन है, यानी ये तो ठीक कोई मसला नहीं है, ये वो है बंदे हैं अंदर, पायलट्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? 35,000 चाइनीज आ गए बॉर्डर क्रॉस कर, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है। देखें, ये तो एक एक वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। वो कल्चर इतना चढ़ा दिया इन्होंने अगली आने वाली नस्लों में। अब देखें ना, जर्मनी फ्रांस यू टर्न ले रहा है, कनाडा यू टर्न ले रहा है, आगे जाके उन्होंने सब कुछ देख लिया है वो कल्चर में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के अंदर दो बड़ी रीजंस थी कि कैमला हैरिस लॉस्ट द इलेक्शन। एक तो इन्फ्लेशन था, और दूसरा वो कल्चर इतना इन्फोर्स किया गया है कि पूरे 12 साल, 8 साल ओबामा के और 4 साल बाबे बाइडेन के, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई कि सेक्सुअल प्रेफरेंस वाज पार्ट ऑफ मेरिट, योर स्किन कलर वाज पार्ट ऑफ मेरिट, और यू हैव टू बी अ सोशलिस्ट एक्टिविस्ट टू गेट द जॉब्स। 12 साल उन्होंने किए इस कंट्री के साथ, 12 साल। आप देख लें हर डिपार्टमेंट को, इट्स रन बाय द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, टोनी बिल्किन साहब इज एन एक्टिविस्ट। उनका कोई हल्का नहीं है, उनका कोई कारोबार नहीं है। 12 उन्होंने दौरे किए, जब से 7 अक्टूबर हुए 12 दौरे। अगले दिन टर्किश बैठे थे, मैं बल्कि किसी से मजाक कर रहा था शायद टर्किश डिलाइट खाने गए या उसदा डोनर कबाब खाने गए। बात तो इनकी सुनता कोई नहीं है। एमबीएस को मिलने जाते हैं सऊदी अरेबिया, वो 3 घंटे पैलेस में उसके बाहर बैठे रहते हैं। वो कहता है ये आज मेरा मूड, आज मेरा सिर दर्द कर रहे, कल आ रही। दूसरे दिन फिर चले जाते हैं। खुद ज्यूइश है, लेकिन इजरायली बात नहीं सुनता। ये कंट्री के हालात हैं। इसमें आलिया क्या 12वां ट्रिप है, टर्की जाके बैठे, पूछे क्यों टर्की नहीं गए? टर्की इसलिए गए हैं कि टर्की नहीं चाहता कि वहां कुर्द ज्यादा लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहा है। ये मिन्नतें करने गए, नहीं उनके ऊपर अटैक ना करो, ये वो सुन्नी है, हम ईरान को रोकना चाहते हैं, ईरान शिया को रोकना चाहते हैं, लेट देम ग्रैब सीरिया, तुम आप ज्यादा हमले ना करो। बाबा जी बाइडेन की बात सुन ले, मैं आई वाज शॉक्ड। बाबा जी बाइडेन को किसी बच्चे ने लिख के दी है, किसी इंटर ने लिख के स्पीच दी, खुद तो उन्हें होश ही नहीं है कि जिंदा है मर गए हैं किधर गए हैं। उन्होंने फरमाया अमेरिका वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सीरिया।
वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सीरिया। 75 हमले 2 हफ्तों में किए हैं, और टोनी बिल्किन टर्की जाके बैठ गया सीरिया के मसले पे, और तुम कहते हो कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सीरिया। हाउ डेयर यू डू दैट? तुम्हारी कौम तो इतनी डम है कि उन्हें सोचने की सलाहियत नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं, कौमें, दे कैन सी इट व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल, यू कैन नॉट मेक देम स्टूपिड। कहते वी आर नॉट, वी डोंट हैव नथिंग टू डू विद सीरिया, वी आर नॉट। 75 हमले 2 हफ्तों में किए इन्होंने वहां पे, खुद इनके अपने जो है 900 के करीब सोल्जर इनके वहां बैठे, 2500 3000 सोल्जर इनके इराक में बैठे, और वो रोजाना गालियां देते हैं कि निकलो यहां से, तुम गेट द हेल आउट ऑफ हियर, क्योंकि इराक जो है वो सारा शिया है, उनका कंट्रोल है, उनका ईरान का सब कंट्रोल है, रोजाना कहते हैं निकलो यहां से। लेकिन ये कि ये टोनी बिल्किन साहब टर्की जाके बैठे, इस्तांबुल के कुर्दों को तंग ना करो, लेट देम ग्रैब इट। मैं जिस चीज पे जो इस पे कंक्लूड ये करना चाहूंगा आलिया, वो ये है, अगर इन्होंने 1 लाख मार दिया है पैलेस्टीनियन, अगर आज सीरिया में मुसलसल बॉम्बिंग कर रहे हैं रेबल, चाहे जिस तरह के भी आए हैं, जिस तरह के जुलानी साहब, क्या ख्याल है ये इजराइल उनके साथ अच्छा स्टार्ट ले रहा है रिलेशनशिप बनाने का, कि उनके कंट्री को तबाह कर रहा है मार मार के, बल्कि एतराज कर भी रहे हैं वो कि क्यों हमारे ऊपर इतनी बॉम्बिंग कर रहे हैं। फिर इतना कुछ करने के बाद अमेरिकन और इजराइल फिर ये कहते हैं कि व्हाई देयर इज नो पीस, व्हाई दीज आर सुसाइड बॉम्बर्स। मैं मिसाल देना चाहूँ, 1 लाख फलस्तीनी तो उन्होंने मारा है, उनके 3 लाख तो रिश्तेदार होंगे, कोई बच्चा होगा, कोई लड़का होगा, कोई बाप होगा, कोई लड़की होगी। अब आप उनके सारा कुछ मारने के बाद आप कहते हो कि आप घर चले जाओ, तालियां बजाओ जाके, लेट्स सेलिब्रेट इट। इतनी खून खराबा करके देन यू एक्सपेक्ट पीस इन द वर्ल्ड। और फिर आपने मुसलसल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कर करके, आज से नहीं बड़े अरसे से, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कॉमन चीजें क्या, ये सारे मैंने आपको गिनाए, ये सारे कंट्रीज क्या कॉमन है? Intentionally ruling elite is keeping people away from education. Intentionally, ये सारे ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंट, they are intentionally what they want to have their people living in the ghettos. मुसलसल हर एक कहता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, जिहाद करो। अपने बच्चे सब लंदन पढ़ रहे हैं, हर कंट्री के अंदर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या जरूरत है पाकिस्तान में एजुकेशन पॉलिसी बनाए इंटेंशनली? तो फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो होगा, लेकिन अब इसका भी एंड आने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनकी लिबरल पॉलिसीज इन्होंने दे के, पॉलिटिकल असाइलम दे के इन्होंने लोगों को, अब इतने लोग, फ्रांस की अगर पढ़ी जाए किसी और, बल्कि इसमें बनाएंगे प्रोग्राम के फ्रांस के अंदर पेरिस में कितने इस वक्त मुसलमान हैं, पेरिस में किस किस्म के लोग हैं, कौन है वहां पे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पे लोग बचे नहीं थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। उन्होंने अलजायर और दूसरे कंट्रीज से, जो इनकी ब्रिटिश जो फ्रेंच कॉलोनियां थी, वहां से उनको बुला के फैक्ट्रियां चलवाई। अब उनकी तीसरी जनरेशन जवान हो चुकी है। यू नेवर एक्सेप्टेड देम एज अ फ्रेंच, और नेवर यू ट्रीट देम एज अ थर्ड क्लास सिटीजन। But how dare you do that? You still want to live in Ethiopia? It is not possible. It's not possible. तो वही हालात है अमेरिका के अंदर भी। अमेरिका के अंदर हालात खैर उनसे कुछ बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे एक रेस की ज्यादा मनापली नहीं है, एवरीबडी इज फ्रॉम समवेयर। और दूसरा, इनको आके यहूदियों ने बनाया है और वो इनको ओन करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ आलिया, पाकिस्तान इज अ बिग लेबर कैंप, रूलिंग एलीट के खर्चे पूरे करने के लिए। यूएस इज इजराइल्स लेबर कैंप, दैट्स व्हाट इट इज। they are Americans, they don't have their own say or will or anything to do anything. इनको जिस तरह उन्होंने गाइड करना है, जिस तरह उन्होंने कहना है, उस तरह इन्होंने करना है। They don't have nothing to do with it. कांग्रेस उनकी जेब में है, हॉलीवुड उनकी जेब में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी जेब में है। किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड देख लें, सीईओ ऊपर ज्यूइश होगा, उनकी किताबें उनकी हैं, गाइडलाइंस उनकी हैं, हर चीज उनकी। माइंडसेट वो पूरी दुनिया का 9 मिलियन पीपल, दे आर सेटिंग अप द माइंडसेट ऑफ Not a single group has guts to challenge them. Not a single group of people, regardless who they are. मैं नहीं कहूंगा कि मुसलमान ही, कोई भी दूसरा जो और you cannot convert to Judaism. The beauty is this, कि 9 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त, वो they are running the world. अपने डीएनए पे शर्मिंदगी होती है कि what is my contribution to the world? What is my participation to the world? Nothing, zero. 3 टाइम का खाना खा के सोना तो जानवर भी कर रहे हैं आलिया, ये तो बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली। ठीक, साजिद तारिक साहब, बड़ा ही आपने एक
ऐसा तज्जिया पेश किया, दुनिया भर के हालात पर आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान किया। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। दोबारा भी आपसे बात होगी सर। थैंक्स।